अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बैक पेन पे है। ये वीडियो जो है वो फिज़िकल थेरेपी स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, डॉक्टर्स भी देख सकते हैं कि कैसे आपके पास जब बैक पेन का पेशेंट आएगा तो आपने उसको कैसे डायग्नोस करना है। बैक पेन जो है वो मैकेनिकल भी होता है, मस्कुलर भी होता है और डिस्क की वजह से भी हो सकता है। डिफरेंट वजूहात हैं। हर एज ग्रुप का जो डायग्नोसिस है वो इस तरह से अलग होगा कि उसकी वजूहात अलग होती हैं। अगर हम बात करें डिवीज़न की कि मोस्ट कॉमनली आपको क्या देखने को मिलेगा, तो बैक पेन में आपके पास मस्कुलर इशू सबसे कॉमन आता है, जो कि मैकेनिकल लो बैक पेन हो सकता है कि आपको जो है वो पॉस्चर आपका ठीक नहीं है, उसकी वजह से आपको कमर में दर्द शुरू हो गया, मोस्टली मस्कुलर। लेकिन इसके साथ साथ डीजनरेशन या डीजनरेटिव बैक पेन भी हो सकता है, जिसमें मोस्टली तो डीजनरेशन 40 के बाद शुरू होती है। लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि डाइट भी ठीक नहीं है, पॉस्चर भी ठीक नहीं है और हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो डीजनरेशन पहले भी शुरू हो सकती है। तो डीजनरेशन जो है वैसे तो उसका पता या एक्सरे से पता चलता है, एमआरआई से पता चलता है कि हड्डी अगर बहुत ही वीक है और ऑस्टियोफाइट्स बने हुए हैं और लो बोन मिनरल डेंसिटी है, वो नज़र आ जाता है एक्सरे में। एमआरआई में वो चीज़ नहीं आती, तो एक सिंपल एक्सरे जो बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देता है। लेकिन जो सबसे कॉमन चीज़ आती है वो लंबर स्ट्रेटनिंग आती है, और मोस्टली एक्सरे जो आते हैं उसमें आप ख़ुद भी देख सकते हैं, रिपोर्ट्स साथ आती है, वो भी उससे भी पता चल जाता है कि लंबर स्ट्रेटनिंग बहुत कॉमन होती है। तो लंबर स्ट्रेटनिंग जो है वो मोस्टली तो मस्कुलर होती है, जो आपका नॉर्मल कर्वेचर होता है लंबर स्पाइन का। उसमें ये है कि आप अगर पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं या आपके पास उसका एक्सरे, दोनों तरीके से पता चल जाता है। तो अगर आपके पास एक्सरे है उसमें विजिबल हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट स्पाइन होती है। जब आप पेशेंट को एग्जामिन करेंगे तो आपको खैर नज़र आ जाएगा कि कर्व है या नहीं, लेकिन उसका एक बड़ा सिंपल सा हल ये बताते हैं कि आप दीवार के साथ खड़े हो। अगर कोई घर में चेक करना चाहता है कि लंबर स्ट्रेटनिंग है कि नहीं, आपने बिल्कुल दीवार के साथ खड़े होना है, पाँव जो है बिल्कुल टच कर लेने पीछे, बैक अपर बैक भी टच करनी है, लोअर बैक भी, हिप्स भी टच करने। तो अगर आपका हाथ जो है वो नहीं जा रहा है कमर वाले एरिया में, तो इसका मतलब कि लंबर स्ट्रेटनिंग है। और एग्जामिनेशन में ये हो सकता है कि आप पेशेंट को उल्टा लेटाएं, आपके पास एक स्केल होना चाहिए, रूलर होना चाहिए, तो वो आप उसकी बैक पे रखेंगे तो देखेंगे कि उसमें गैप आ रहा है कि नहीं। गैप आ रहा है तो कर्व है, और अगर गैप नहीं आ रहा, बिल्कुल टच कर रहा है वो, तो इसका मतलब गैप नहीं है। अच्छा, मोस्टली जो है वो ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं जिनको बैक पेन होता है, या सम केसेस में होता है कि एक्यूट जो केसेस होते हैं उसमें आपने कोई वज़न उठाया, आपने झुका और मोस्टली कोई इंजरी हो जाए आपको, उसकी वजह से होता है। तो जो ऑफिस जाने वाले लोग, उनका पॉस्चर ठीक नहीं होता, तो लंबर स्ट्रेटनिंग, जैसे मैंने बताया कि लंबर स्ट्रेटनिंग सबसे बड़ा कॉज होता है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, या तो मसल्स की वजह से लंबर स्ट्रेटनिंग है, या बहुत अगर क्रॉनिक केस है, अंडर डायग्नोज है, या उसको एड्रेस नहीं किया गया, तो उस परमानेंट जो कर्व होता है ना वो चेंज हो जाता है। अब अगर आप उसकी बात करें तो जो मैकेंजी एक्सरसाइजेज हैं, मैकेंजी एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज या जो कोबरा मैन्यूवर है, उससे काफ़ी हद तक आप जो लंबर स्ट्रेटनिंग है उसको रिवर्स कर सकते हैं। एक जो फिज़िकल थेरेपिस्ट भी कर सकता है, लेकिन मोस्टली हमारे यहाँ पोस्चर करेक्शन को कुछ समझा नहीं जाता। बस जैसे ही पेन ख़त्म होता है पेशेंट कहता है जी ठीक है, खुदा हाफिज़। लेकिन अगर आपने परमानेंट ठीक करना है तो ऑब्वियसली आपको पोस्चर करेक्शन की तरफ ध्यान देना होता है। अच्छा, जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है वो ख़वातीन के लिए भी, मर्दों के लिए भी। मर्द ज़रा बाहर जाते हैं, ड्राइविंग भी करते हैं, बैठे रहते हैं चेयर पे। ख़वातीन जो हैं वो, अब तो थोड़ा ख़वातीन में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ थोड़ी कम हो गई हैं, घर के काम वगैरह मेड्स होती हैं, तो ज़्यादा अब उनकी इस तरह एक्टिविटी नहीं होती। लेकिन अगर कोई ख़ातून ऐसी हैं जो इस तरह एक्टिविटी करती हैं, बहुत झुकना है और बहुत जो है ना वो कोई वज़न वाला काम करना, कोई चीज़ उठानी है, तो वो चीज़ सबसे पहले एड्रेस की जाती है अगर आपने ठीक होना है। तो अगर आप फिज़िकल थेरेपिस्ट के पास आए, आपको पेन रिलीफ हो गया है, दोबारा ना हो, तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में शामिल होती हैं कि आपने चीज़ें ऐसी अवॉइड करनी है, अपनी स्पाइन को मजबूत करना है, ऐसी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है जिससे पेन जो है वो ट्रिगर हो रहा है। तो घर में ये है कि दोनों के लिए, फॉर मेल एंड फीमेल, कि आपका मैट्रेस कैसा है, सबसे पहली चीज़। तो ये आज मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ कि आपने अगर चेक करना है ना कि पेशेंट क्यों नहीं ठीक हो रहा, आपने उसका मैट्रेस देखना है। अगर वो कि जी मैट्रेस मेरा नरम है। दूसरी चीज़ कि सुबह उठ के मुझे पेन होता है, क्योंकि रात को सोने के बाद आइडियली आपको सुबह पेन नहीं होना चाहिए, और अगर आपकी सही नींद पूरी हुई, आपको पॉस्चर ठीक रहा है, तो अगर तो सुबह उठ के पेन होता है कमर में,
तो इट मीन्स कि आपका मैट्रेस सूटेबल नहीं है। तो मोस्टली लोगों का बैक पेन ऐसे ही ठीक हो जाता है कि आप उनका मैट्रेस ठीक कर। अच्छा, दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है ड्राइविंग। बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत लॉन्ग ड्राइविंग उनका लाइफ का हिस्सा होता है और बहुत ज़्यादा वो ड्राइविंग करते हैं, जिसकी वजह से उनको या तो बैक केयर रखना पड़ता है अपनी ड्राइविंग सीट पे, या फिर कॉक्सिक कुशन भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, वो भी उनको सूट करता है। तो एक चीज़ याद रखें, जो कंसिस्टेंटली आप बैठेंगे फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम, लॉन्ग सिटिंग करेंगे, तो वो ऑब्वियसली आपकी बैक के लिए इशू बनेगा। आप लकी हैं अगर आपको हो नहीं रहा, फ्यूचर में हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा आप देखें कि स्टार्ट, जैसे मैंने बताया कि मस्कुलर जो है ना वो ये रीजन होता है, बहुत रेयर होता है कि मसल्स ठीक हो और हड्डी का डायरेक्ट मसला शुरू हो जाए। स्टार्ट मसल्स से होता है, और जो नॉर्मल कर्वेचर है वो अगर प्रेजेंट है और पेशेंट कह रहे जी कि बिल्कुल अभी नया नया पेन स्टार्ट हुआ है, तो वो तो बिल्कुल परमानेंट ठीक होने की तरफ जाएगा अगर आप उनको सारी चीज़ें गाइड कर दें। तो वो केस ख़राब नहीं होना चाहिए। ये एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को आप गाइड करें सारी चीज़ें, और वो तब ही पॉसिबल है जब आपको ये चीज़ें पता हों। तो मोस्टली जो है ना वो पेशेंट देख के और कहते हैं बस आप घर जाएं और बस पेन ठीक है तो आप जाएं, लेकिन पेशेंट को सारी चीज़ें बतानी चाहिए ताकि फ्यूचर में अगर उसको पेन वापस आता है तो उसको पता हो कि भाई किस वजह से वापस आ सकता है। अच्छा, जब भी आपकी लंबर स्पाइन के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा तो जो पहली चीज़ है वो आपके मसल्स इफ़ेक्ट होते हैं। मसल्स जो हैं अगर आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो बहुत हद तक आपकी स्पाइन के ऊपर, आपकी हड्डी पे, आपकी डिस्क पे, वर्टेब्रा पे प्रेशर नहीं आएगा, स्ट्रेस कम आएगा। तो मोस्टली जो कोर मसल्स होते हैं दे आर द फर्स्ट रीज़न कि आपको बैक पेन नहीं ठीक हो रहा होता, क्योंकि जो मसल्स हैं उसके ऊपर तवज्जो इस तरह नहीं दी जाती कि ज़्यादा देर जब भी आप बैठेंगे बैड पोस्चर में, जो सही पोस्चर है वो तो बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। सीट पे भी अगर आप बैठ रहे हैं, कंप्यूटर चेयर है तो उस पर भी बैठने का तरीका है, इसको वर्क एर्गोनॉमिक्स कहते हैं, कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो कहीं आपको इशू तो नहीं कॉज कर रहा। तो मोस्टली मसल्स जो हैं वो बड़ा सिंपल सा तरीका है पता लगाने के लिए कि मसल्स का कितने अच्छे हैं। तो मसल्स जो हैं जब आप बैक को टच करें, दे शुड बी हार्ड, दे शुड बी फर्म। मसल जितने सख्त होंगे बैक के विदाउट पेन, अगर तो सख्त और पेन है फिर तो वो मैकेनिकल या मस्कुलर इंजरी कहलाएगा। लेकिन अगर मसल सख्त है, आपको पेन नहीं है, तो वो आइडियल मस्कुलेचर है, आइडियल आपकी स्पाइन की हेल्थ है वो। जब आपने सेशन शुरू करने फिज़िकल थेरेपी के, उसके साथ साथ पेशेंट को ये मेक श्योर कराना है कि कोई नया स्ट्रेस आप उसके ऊपर ना डाल रहे हो। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रेस आपने उसके ऊपर डाल दिया, मसल इंजरी हो गई है। तो कुछ केसेस में ऐसा होता है जब आप पेशेंट की डीप जो है ना हिस्ट्री नहीं ले रहे होते हैं, तो पेशेंट जो है वो ठीक होके जाता है, अगले दिन वापस आ जाता है, फिर पेन के साथ फिर जाता है, फिर आता है। तो यहाँ पे अगर तो आप वाकई एंथुसिस्ट हैं और रिसर्च वाले फिज़िकल थेरेपिस्ट एविडेंस बेस्ड को फॉलो करते हैं, तो आप फिर जो है वो देखेंगे कि क्यों मसला ठीक नहीं हो रहा। नॉर्मली जो है वो हमारे सेटअप्स में ये देखा जाता है कि ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। तो पेशेंट के साथ इन्वॉल्व होना इसलिए ज़रूरी है अगर आपने पेशेंट को ठीक करना है। अगर आपने बिल्कुल टाइम पास करना है या आपने बहुत ज़्यादा इतना देखना नहीं है कि पेशेंट ठीक हो रहा है नहीं, फिर तो वो बात ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन आपने ये मेक श्योर करना है कि पेशेंट की अगर पेन वापस आ रही है तो उसको देखा जाए। ये नहीं कि बस सेशन लेते रहो और पेन आ रहा है तो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, नहीं, सम टाइम पेशेंट कुछ ना कुछ गलत कर रहा होता है। अच्छा, जो मसल्स हैं वो एक चीज़ याद रखें, उसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल है। हम लोग ये समझते हैं कि कोर मसल्स के लिए आपने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज ही करवानी है, लेकिन इसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। वो मैं आगे डिटेल से बताऊंगा कि आपको मस्कुलर जो आपकी हेल्थ है उसको कैसे इम्प्रूव करना है। पहली चीज़ तो आपने कि एग्जिस्टिंग जो पेन आपका आ रहा है, एग्जिस्टिंग जो कॉज उसको ख़त्म करें, नया कोई कॉज, नया कोई स्ट्रेस ना डालें। उसके बाद अगली बारी आती है कि आपने स्पाइन की तरफ जाना है कि स्पाइन का कोई इशू तो नहीं है। और जब हम मसल से हटेंगे फिर हम देखेंगे स्पाइन का इशू तो नहीं है। अगर स्पाइन का इशू है तो फिर आप देखेंगे क्या करना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि स्पाइन में वर्टिब्रास भी हैं और आपकी डिस्क भी है। अच्छा, मोस्टली लोग दो ही चीज़ें देखते हैं कि भाई आपका वर्टिब्रा का कोई इशू तो नहीं है और डिस्क का कोई इशू तो नहीं है, एमआरआई से वो क्लियर हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं आपने, एसएलआर वगैरह, कि आपने देखने कि स्पाइन का डिस्क का इशू तो नहीं है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो लोग भूल जाते हैं कि ऑस्टियोफाइट्स, अगर ऑस्टियोफाइट्स आ रहे हैं एक्सरे के अंदर और पेशेंट जो है उसकी स्पाइन डीजेनरेशन की तरफ जा रही है, तो डिस्क का मसला नहीं है लेकिन स्पाइन की डीजेनरेशन है, तो एक चीज़ याद रखें
कि जब तक आपकी स्पाइन मजबूत नहीं होगी तब तक आप जो मर्ज़ी डिस्क का इलाज कर लें या मसल्स को करते रहें, पेन पेशेंट का नहीं जाएगा। तो स्पाइन की जो हेल्थ है, लो बोन मिनरल डेंसिटी है, एक्सरे मैं कोशिश करूँगा शेयर कर दूँ कि एक्सरे में बड़ा आसानी से पता चल जाता है कि कहाँ पे आपकी जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो कम है, कहाँ पे नॉर्मल है, कहाँ पे ज़्यादा है। तो हड्डी जब तक कमज़ोर रहेगी ऑस्टियोफाइट्स भी बनते रहेंगे और आपका जो मसला है, पेन है, वो बार बार वापस आता है। तो आप बेशक रेस्ट भी कर लें, आप पूरा दिन लेटे रहें, लेकिन वो इलाज नहीं है, पेशेंट नहीं ठीक होगा इससे। इसके बाद बारी आती है डिस्क की। डिस्क जो है उसका काम है एक एज अ कुशन के तौर पे काम करता है और आपका जो स्ट्रेस है उसको इसने बर्दाश्त करना है, एक शॉक अब्जॉर्बर का इसने काम करना है। और स्पाइन की जो हेल्थ है वो आप समझें कि रिलेटेड है डायरेक्टली कि आपकी डिस्क की हेल्थ कैसी है। बहुत देर तक डिस्क बहुत अच्छी और स्पाइन आपकी ख़राब हो नहीं है। अगर डिजेनरेशन स्पाइन की चल रही है, ऑस्टियोफाइट्स हैं, हड्डी कमज़ोर है, तो डिस्क का भी फिर बुरा हाल ही होगा। तो जो डिस्क जो है वो अंदर जो उसका पार्ट है वो आपको पता है कि न्यूक्लियस पल्पोसिस कहलाता है, बाहर वाला एनुलस फाइब्रोसिस कहलाता है। तो जब न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है वो बाहर निकलने की कोशिश, एनुलस फाइब्रोसिस टूटा, न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है वो बाहर आया, उसने नर्व को पिंच किया, तो वो एक अलग कहानी शैटिका की शुरू हो जाती है। लेकिन वो शैटिका का टॉपिक अलग है, वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो डिस्क जो है उसको ये समझने की ज़रूरत है कि वो अकेली जो है ना शॉक अब्जॉर्बर नहीं है, आपकी स्पाइन और आपके मसल भी बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो डिस्क को ठीक करना कैसे है कि आपने स्पाइन को ठीक करना है। तो पोस्चर सबसे पहला हो गया, फिर मसल्स हो गए, फिर आपकी देखने का ऑस्टियोफाइट्स या आपकी जो बोन मिनरल डेंसिटी वो तो कम नहीं है स्पाइन की, फिर डिस्क के ऊपर आते हैं। बहुत सारे लोग ना डिस्क के सिम्टम्स को वो कम करते रहते हैं लेकिन स्टिल वो मसला नहीं ठीक हो रहा होता है, पेन बार बार वापस आ रहा होता है। तो डिस्क की साइंस यही है कि आपने इसके ऊपर से स्ट्रेस कैसे कम करना है बाकी तीनों चीज़ों को ठीक करके। अच्छा, लास्टली ये है कि इंटरेस्टिंगली डिस्क के केसेस ओल्डर पॉपुलेशन ज़्यादा यंग पॉपुलेशन में आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिस्क स्लिप के केसेस हैं। नॉर्मल केसेस तो आप समझें आपके पास शायद आए ही ना, जो छोटे मोटे पेन किलर से ठीक हो जाते हैं। मोस्टली आपके पास डिस्क हर्निएशन के केस आ रहे हैं। L4 L5 S1 L4 L5 सबसे कॉमन है, L5 S1 भी साथ मोस्टली इन्वॉल्व होता है। तो जो लास्ट की जो दो आपकी डिस्क है इस पर मैक्सिमम प्रेशर पड़ता है, इस वजह से ज़्यादा इनका इशू आता है। तो जैसे ही पेशेंट, कोशिश तो ये करें कि पेशेंट आपके पास जब आए तो उसी टाइम आपने डायग्नोस कर लेने सारी चीज़ें। और उस टाइम समटाइम ये होता है कि पेशेंट आपका एक्सरे लेके आता है, MRI लेके आता है, लेकिन स्टिल आपने डायग्नोसिस खुद करना है सारी चीज़ें कि इसकी डिस्क की हेल्थ कैसी है, शैटिका वाला केस तो नहीं है, मसल्स की क्या हालत है, लंबर स्ट्रेटनिंग तो नहीं है। तो ये आप खुद करें। सबसे एंड में आप जाके फिर उसके जो रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशन है, जो भी उसने एक्सरे MRI कोई और टेस्ट कराया, CT स्कैन भी एक एडवांस वर्जन है लेकिन CT स्कैन नहीं कराया जाता, या एक्सरे होता है या MRI मोस्ट कॉमनली होता है। लेकिन आपने अपने डायग्नोस्टिक टेस्ट खुद करने हैं, चाहे मस्कुलर इशू है, चाहे आपका डिस्क को इशू आपको लग रहा है, आपने खुद डायग्नोस करना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि एविडेंस बेस्ड आपकी जो प्रैक्टिस है, पेशेंट का फीडबैक है, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है ना वो इतनी इल्म में इजाफा होता है कि फिर आप चुटकी से जो है ना वो पेशेंट्स को डायग्नोस कर लिया करेंगे फ्यूचर में, और आपको एक्सरे MRI की ज़रूरत भी नहीं समटाइम्स पड़ा करेगी।